सुप्रभात, नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। आप देख रहे हैं सुबह 9 बजे। मैं हूं प्रीति सिंह। बुलेटिन में बात होगी कोरोना से जुड़े अहम अपडेट की। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कोविड-19 मरीजों की अधिक संख्या वाले राज्यों से टेस्टिंग बढ़ाने पर जोर दिया है और कहा है कि अगर संक्रमण के 72 घंटे के अंदर पहचान कर ली जाए तो उसे काफी हद तक कम किया जा सकता है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जिन 10 राज्यों के मुख्यमंत्रियों के साथ बैठक की है, उन राज्यों में कोरोना के मामले तेजी से बढ़ रहे हैं। वहीं कोरोना वायरस वैक्सीन को लेकर बनी विशेषज्ञ समिति की आज बैठक होनी है। वर्तमान में भारत में 3 टीके क्लिनिकल ट्रायल के अलग अलग चरणों में हैं। इससे जुड़ा अपडेट भी आपको देंगे। इसके अलावा देश और दुनिया की तमाम बड़ी और अहम खबरें भी होंगी शामिल। मौसम का हाल भी जानेंगे। तो आइए शुरू करते हैं विस्तार से खबरों का सिलसिला। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कोविड-19 मरीजों की अधिक संख्या वाले राज्यों से टेस्टिंग बढ़ाने पर जोर दिया है। उन्होंने कल उन 10 राज्यों के मुख्यमंत्रियों से कोरोना की स्थिति को लेकर वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए बैठक की, जहां इस समय 80% सक्रिय मामले हैं। विशेषज्ञों के सुझाव का जिक्र करते हुए प्रधानमंत्री ने कहा कि अगर संक्रमण के 72 घंटे के अंदर पहचान कर ली जाए तो उसे काफी हद तक कम किया जा सकता है। उन्होंने कहा कि सभी सामूहिक प्रयासों से ही कोविड-19 महामारी से लड़ाई में देश की जीत होगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मंगलवार को 10 राज्यों के मुख्यमंत्रियों से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए चर्चा की और इन राज्यों में कोरोना वायरस महामारी की मौजूदा स्थिति की समीक्षा की। बैठक में आंध्र प्रदेश, कर्नाटक, तमिलनाडु, पश्चिम बंगाल, महाराष्ट्र, पंजाब, बिहार, गुजरात, तेलंगाना और उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री शामिल हुए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि भारत के इन 10 राज्यों में ही कोरोना के कुल 80% एक्टिव मामले हैं और अगर इन 10 राज्यों में हम कोरोना को हरा देते हैं तो देश भी जीत जाएगा। कि अगर हम मिलकर अपने इन 10 राज्यों में कोरोना को हरा देते हैं तो देश भी जीत जाएगा। साथियों, टेस्टिंग की संख्या बढ़कर हर दिन 7 लाख तक पहुंच चुकी है और लगातार बढ़ भी रही है। इससे संक्रमण को पहचानने और रोकने में जो मदद मिल रही है, आज हम उसके परिणाम देख रहे हैं। प्रधानमंत्री ने कहा कि भारत में कोरोना से औसत मृत्यु दर पहले भी दुनिया के मुकाबले काफी कम है। अब भारत में एक्टिव मामलों का प्रतिशत भी कम हुआ है और रिकवरी रेट भी बढ़ा है। उन्होंने जिन राज्यों में टेस्टिंग कम है और जहां कोरोना पॉजिटिव अधिक हैं, वहां टेस्टिंग बढ़ाने की आवश्यकता पर जोर दिया। प्रधानमंत्री ने कहा कि फिलहाल हर दिन 7 लाख टेस्टिंग्स हो रही हैं, लेकिन इसे और बढ़ाने की जरूरत है। और जैसे जैसे हम टेस्टिंग को बढ़ाते जाएंगे, हमारी ये सफलता आगे और भी बड़ी होगी और एक संतोष का भाव हमको अनुभव होगा। हमने मृत्यु दर को 1% से भी नीचे लाने का जो लक्ष्य रखा है, इसे भी अगर हम थोड़ा और प्रयास करें, बड़े फोकस में प्रयास करें, तो वो लक्ष्य भी हम हासिल कर सकते हैं। बैठक में प्रधानमंत्री ने कहा कि अब तक का हमारा अनुभव है कि कोरोना के खिलाफ कंटेनमेंट, कॉन्टैक्ट ट्रेसिंग और सर्वेलांस ये सबसे प्रभावी हथियार हैं। अगर हम शुरुआत के 72 घंटों में ही केस की पहचान कर लें तो ये संक्रमण काफ़ी हद तक धीमा हो जाता है। अस्पताल में बेहतर प्रबंधन, आईसीयू बेड्स की संख्या बढ़ाने जैसे प्रयासों ने भी कोरोना के खिलाफ काफ़ी मदद की है। ब्यूरो रिपोर्ट, राज्यसभा टीवी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जिन 10 राज्यों के मुख्यमंत्रियों के साथ बैठक की है, उन राज्यों में कोरोना के मामले तेजी से बढ़ रहे हैं। यहां बाकी राज्यों के मुकाबले रोजाना ज्यादा केस सामने आ रहे हैं। 80% एक्टिव केस इन 10 राज्यों में हैं। इसलिए कोरोना के खिलाफ लड़ाई में इन सभी राज्यों की भूमिका बहुत बड़ी है। महाराष्ट्र में बीते 24 घंटे में 11,000 से ज्यादा मामले आए हैं। यहां अब तक 5 लाख से अधिक मामलों की पहचान हो चुकी है। राज्य में कोरोना से रिकवरी रेट 68% से अधिक है। इसके बाद आंध्र प्रदेश में 9,500 से अधिक नए मामले आए हैं और यहां 2,44,000 से अधिक लोग कोरोना से संक्रमित हो चुके हैं। तमिलनाडु में 5,834 नए केस आए हैं। यहां अब तक 3 लाख से अधिक मामले आ चुके हैं। हालांकि यहां रिकवरी रेट 80% से अधिक है।
कर्नाटक में 6,000 से अधिक नए केस आए हैं और अब तक राज्य में 1,88,000 से अधिक कोरोना के केस आ चुके हैं। उत्तर प्रदेश में भी 5,000 से ज्यादा नए केस दर्ज किए गए हैं। राज्य में कोरोना के मरीजों की संख्या 1,26,000 के पार पहुंच गई है। बिहार में बीते एक दिन में 4,000 से अधिक नए केस सामने आए हैं। पश्चिम बंगाल में भी 3,000 के करीब नए मामले दर्ज किए गए हैं। देश में कोरोना संक्रमितों की तादाद 23 लाख के करीब पहुंच गई है। हालांकि सिर्फ 28.21% ही सक्रिय मामले हैं जिनका इलाज चल रहा है। दूसरी तरफ मरीजों के ठीक होने की संख्या भी तेजी से बढ़ रही है। देश में अब तक 16 लाख से ज्यादा मरीज इस बीमारी से ठीक हो चुके हैं। मंगलवार को जारी आंकड़ों के मुताबिक एक दिन में 47,000 से अधिक लोग ठीक हुए हैं और रिकवरी रेट 69.80% तक पहुंच गया है। साथ ही ठीक होने वाले लोगों की संख्या सक्रिय मामलों की तुलना में 9 लाख अधिक हो गई है। कोरोना मामलों में मृत्यु दर भी घटकर 2% से नीचे आ गई है। त्वरित जांच नीति अपनाने, मरीजों की निगरानी, बेहतर एम्बुलेंस सेवाओं और देखभाल के मानकों पर विशेष ध्यान देने से अपेक्षित परिणाम देखने को मिले हैं। आईसीएमआर की ओर से जारी आंकड़ों के मुताबिक 10 अगस्त तक 2,52,00,000 से ज्यादा कोरोना नमूनों की जांच की जा चुकी है। फिलहाल भारत में प्रति 10 लाख आबादी पर औसत 18,320 टेस्ट किए जा रहे हैं। कोरोना वायरस वैक्सीन को लेकर बनी विशेषज्ञ समिति की आज बैठक होनी है। नीति आयोग के डॉक्टर वी.के. पॉल इस समिति की अध्यक्षता कर रहे हैं। स्वास्थ्य मंत्रालय के मुताबिक इस बैठक में वैक्सीन की खरीद प्रबंधन के लिए लॉजिस्टिक्स और नैतिक पहलू पर विचार किया जाएगा। ये समिति राज्य सरकारों और वैक्सीन निर्माताओं सहित अन्य हितधारकों के साथ मिलकर काम करेगी। स्वास्थ्य मंत्रालय ने बताया है कि वर्तमान में भारत में 3 टीके क्लिनिकल ट्रायल के अलग अलग चरणों में हैं। भारत बायोटेक वैक्सीन और जायडस कैडिला का फेज 1 का ट्रायल पूरा कर चुके हैं। इसके अलावा तीसरा ऑक्सफोर्ड वैक्सीन है। इसके फेज 2 और फेज 3 के ट्रायल की अनुमति मिल गई है। केंद्र सरकार ने एक नेशनल एक्सपर्ट ग्रुप ऑन वैक्सीन एडमिनिस्ट्रेशन का गठन किया है, जिसकी बैठक निर्धारित है। सूटेबल वैक्सीन्स का सिलेक्शन कैसे किया जाएगा, वैक्सीन का प्रोक्योरमेंट कैसे होगा, वैक्सीन की डिलीवरी कैसे की जाएगी, उन ग्रुप्स का प्रायोरिटाइजेशन कैसे किया जाएगा जिनको वैक्सीन दी जानी है, वैक्सीन से संबंधित जो लॉजिस्टिक्स के मामले हैं जैसे कोल्ड चेन, इन्वेंट्री, इस तरह की बातें वो कैसे की जाएंगी, वैक्सीन को प्रोक्योर करने के लिए आवश्यक वित्तीय संसाधन कैसे जुटाए जाएंगे और जो इक्विटी के इश्यूज हैं वैक्सीनेशन में उनको कैसे एड्रेस किया जाएगा। ये जो एक्सपर्ट ग्रुप है ये सभी राज्य सरकारों के साथ और भारत में जो वैक्सीन मैन्युफैक्चरर्स हैं उनके साथ भी अपने एंगेजमेंट जारी रखेगा। और इस बीच कोविड-19 की स्वदेशी दवा कोवैक्सीन के दूसरे चरण का क्लिनिकल ट्रायल मंगलवार से नागपुर में शुरू हो गया है। हैदराबाद स्थित भारत बायोटेक को कोविड-19 वैक्सीन के पहले और दूसरे चरण के ट्रायल के लिए ड्रग कंट्रोलर जनरल ऑफ इंडिया से मंजूरी मिली है। उधर रूस ने कोरोना वायरस से बचाव के लिए पहला टीका विकसित कर लिया है। ये घोषणा मंगलवार को रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने एक वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग में की। उन्होंने कहा कि उनकी एक बेटी पर इस टीके का प्रयोग पहले ही किया जा चुका है। पुतिन ने कहा कि टीका ट्रायल में खरा उतरा है और कोरोना वायरस के खिलाफ मानव की रोग प्रतिरोधक क्षमता को मजबूत करने में सफल रहा है। रूस की ओर से कोरोना वायरस की वैक्सीन बनाने के दावे पर अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान के निदेशक रणदीप गुलेरिया ने कहा है कि अगर रूस की वैक्सीन सफल रही तो हमें ये देखना होगा कि क्या ये सुरक्षित और प्रभावी है। उन्होंने कहा कि भारत में बड़े पैमाने पर वैक्सीन के उत्पादन की क्षमता है। रशिया की वैक्सीन सक्सेसफुल होती है और वो हमें क्रिटिकली देखना पड़ेगा कि वो सेफ़ है और इफ़ेक्टिव है। सेफ़ कि उससे कोई साइड इफ़ेक्ट ना हो और एफिकेसी हो कि उससे अच्छी इम्यूनिटी आ रही है और प्रोटेक्शन दे रही है। अगर ये दोनों चीज़ें ठीक बैठती हैं तो ये बहुत कदम है कि एकदम वैक्सीन मिल सकती है। इंडिया के पास कैपेसिटी है कि उसकी मास प्रोडक्शन कर पाए और इससे जो वैक्सीन जो स्टडी ट्रायल्स हैं वो और इफेक्टिव हो जाएंगे, वैक्सीन और जल्दी आ जाएगी। लेकिन ये जो दोनों चीज़ें हैं ये एक साइंटिफिक वर्ल्ड में क्लियर होनी चाहिए कि ये वैक्सीन सेफ़ है और इफेक्टिव है। कोरोना से जंग के लिए इजराइल के दूतावास ने एम्स को आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पर आधारित अत्याधुनिक तकनीक, उपकरण, सॉफ्टवेयर और अन्य संसाधन उपलब्ध कराए हैं। मंगलवार को इजराइल की एक टीम एम्स पहुंची और संस्थान को ये चीजें उपलब्ध कराई। इस एम्स में कोरोना के मरीजों का इलाज आसान हो सकेगा। डॉक्टर मरीजों के संपर्क में आए बगैर बेहतर देखभाल कर सकेंगे।
इजरायल के दूतावास ने एम्स को आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आधारित वीडियो युक्त आवाज से संचालित होने वाले एआई रोबोट एक ऐप उपलब्ध कराए हैं जिसे किसी भी मोबाइल पर इंस्टॉल किया जा सकता है। इसके इस्तेमाल से कोरोना वार्ड में कार्यरत डॉक्टर और नर्सिंग कर्मचारी आसानी से मरीज की देखभाल कर सकते हैं। राजधानी दिल्ली में कल कोरोना संक्रमण के 1257 नए मामले दर्ज किए गए। दिल्ली में कुल मामलों की संख्या 1,47,391 हो गई है। इनमें 1,32,384 लोग ठीक हो चुके हैं और अब तक 4,139 लोगों की मौत हो चुकी है। वहीं कोरोना वायरस के चलते बंद पड़े जम्मू कश्मीर में धार्मिक स्थलों को 16 अगस्त से खोला जा रहा है। सरकार की तरफ से आगे कहा गया है कि सभी श्रद्धालुओं को आरोग्य सेतु ऐप इंस्टॉल और उसका इस्तेमाल करना अनिवार्य होगा। मूर्तियों को छूना, मूर्ति या कोई धार्मिक किताब लेकर जाने की अनुमति नहीं दी जाएगी। महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे ने कहा है कि राज्य सरकार कोरोना वायरस के बढ़ते प्रभाव को नियंत्रित करने के लिए सभी जिलों में अस्पताल स्थापित करने की योजना बना रही है। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने अधिकारियों को निर्देश दिया है कि 6 शहरों में L2 और L3 श्रेणी के कोरोना मरीजों के बिस्तरों की संख्या बढ़ाएं। तमिलनाडु के मुख्यमंत्री ई पलनीसामी ने केंद्र सरकार से अपील की है कि राज्य को कोविड-19 महामारी से निपटने के लिए धनराशि दी जाए। कोरोना के बढ़ते मामलों के मद्देनजर देश के 6 मेट्रो दिल्ली, मुंबई, पुणे, चेन्नई, नागपुर और अहमदाबाद से कोलकाता के लिए यात्री विमानों की उड़ान पर रोक 31 अगस्त तक के लिए बढ़ा दी गई है। पूर्व राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी की हालत ऑपरेशन के बाद अब भी गंभीर बनी हुई है और उन्हें वेंटिलेटर सपोर्ट पर रखा गया है। उन्हें सोमवार को दिल्ली छावनी में सेना के रिसर्च एंड रेफरल अस्पताल में भर्ती कराया गया था, जहां मस्तिष्क में खून का थक्का जमने की वजह से उनकी आपात शल्य चिकित्सा की गई। पूर्व राष्ट्रपति को कोविड-19 से संक्रमित भी पाया गया है। उपराष्ट्रपति एम वेंकैया नायडू ने पूर्व राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी की बेटी शर्मिष्ठा मुखर्जी से बात करके उनकी तबीयत के बारे में पूछा। उपराष्ट्रपति ने उनके शीघ्र स्वस्थ होने की कामना की। वहीं दुनिया भर में कोरोना वायरस का संक्रमण तेजी से फैल रहा है। विश्व में कोरोना से संक्रमित लोगों की संख्या अब 2,1,26,000 के पार हो चुकी है, जबकि 7,37,000 से ज्यादा लोग अपनी जान गंवा चुके हैं। कोरोना मामलों में पहले नंबर पर अमेरिका है, जहां अब तक 50,98,400 से ज्यादा लोग संक्रमित हो चुके हैं और 1,63,000 से ज्यादा लोगों की मौत हो चुकी है। वहीं ब्राजील में अब तक 30,57,000 से ज्यादा संक्रमित हैं और 1,01,000 से ज्यादा लोगों की जान जा चुकी है। न्यूजीलैंड के सबसे बड़े शहर ऑकलैंड में वैश्विक महामारी कोरोना वायरस के 4 नए मामले सामने आने के बाद आज से 3 दिन के लिए लेवल 3 का सख्त लॉकडाउन लागू किया जाएगा, जबकि बाकी देश में लेवल 2 का लॉकडाउन लगाया जाएगा। न्यूजीलैंड में लगातार 102 दिनों तक कोरोना संक्रमण का एक भी मामला सामने नहीं आया था। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कहा है कि अमेरिकी प्रशासन वैक्सीन बनाने वाली कंपनी मॉडर्ना के साथ एक समझौते की तैयारी में है। इसके पूरा होने पर कंपनी कोरोना वायरस को लेकर वैक्सीन तैयार करेगी, जिसकी 10 करोड़ खुराक वो उपलब्ध कराएगी। और इसी के साथ यहाँ रुक रहे एक छोटे से ब्रेक के लिए आप बने रहिए हमारे साथ। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। आइए खबरों के सिलसिले को आगे बढ़ाते हैं। रक्षा अधिग्रहण परिषद की बैठक में 8,722 करोड़ रुपए से ज्यादा के प्रस्तावों को मंजूरी दे दी गई है।
रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह की अध्यक्षता में हुई इस बैठक में आत्मनिर्भर भारत मिशन को आगे बढ़ाते हुए हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड से 106 बेसिक ट्रेनर एयरक्राफ्ट खरीदने को भी मंजूरी दी गई। इन एयरक्राफ्ट का इस्तेमाल भारतीय वायुसेना के प्रशिक्षण कामों में किया जाएगा। भारतीय जल सेना की ताकत बढ़ाने के लिए डीएसी ने सुपर रैपिड गन माउंट के अपग्रेडेड वर्जन की खरीद को भी मंजूरी दे दी। ये भारतीय जल सेना और भारतीय तट रक्षक के पोतों की मुख्य गन यानी बंदूक है और इसे भारत हैवी इलेक्ट्रिकल लिमिटेड बनाता है। डीएसी ने भारतीय थल सेना के लिए भी 125 mm आर्मर पियर्सिंग फिन स्टेबलाइज्ड डिस्कार्डिंग सबॉट APFSDS एम्यूनिशन की खरीद को मंजूरी दी है। ये एम्यूनिशन 70% स्वदेशी होगा। परिषद ने उन प्रस्तावों को भी मंजूरी दी जिनसे AK-203 और उन्नत किस्म के अनमैन्ड एरियल व्हीकल को खरीदने की प्रक्रिया भी तेज हो सकेगी। आयकर विभाग ने 1000 करोड़ रुपए के धन शोधन गिरोह में कथित तौर पर शामिल रहने को लेकर कुछ चीनी नागरिकों और उनके स्थानीय सहयोगियों के खिलाफ छापे मारे हैं। सीबीडीटी ने बताया है कि ये धन शोधन शेल कंपनियों का इस्तेमाल करके किया गया है। आरोप है कि कुछ भारतीयों की मदद से इन चीनी नागरिकों ने कई शेल कंपनियों को बनाकर हवाला और मनी लॉन्ड्रिंग के जरिए करोड़ रुपए के अवैध ट्रांजैक्शन किए थे। जांच के दौरान पता चला कि चीनी नागरिकों की जाली कंपनियों में 40 से ज्यादा बैंक खाते हैं। इन बैंक खातों की मदद से 1000 करोड़ रुपए से ज्यादा के गैर कानूनी लेन देन किए गए। छापे की कार्रवाई में बैंक कर्मचारियों और चार्टर्ड अकाउंटेंट की सक्रिय संलिप्तता से हवाला लेन देन और धन शोधन के संदिग्ध दस्तावेज मिले हैं। केंद्र ने मंगलवार को केंद्रीय करों में हिस्सेदारी के बाद राजस्व घाटा अनुदान मद में मासिक किस्त के तहत 14 राज्यों को 6195 करोड़ जारी किए। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण के कार्यालय ने ट्विटर पर यह जानकारी दी है। ये 15वें वित्त आयोग की सिफारिशों के अनुसार केंद्रीय करों में हिस्सेदारी के बाद राजस्व घाटा अनुदान के तहत 5वीं किस्त है। इससे राज्यों को कोरोना वायरस संकट के दौरान अतिरिक्त संसाधन मिलेंगे। जिन 14 राज्यों को अनुदान दिया गया है वो आंध्र प्रदेश, असम, हिमाचल प्रदेश, केरल, मणिपुर, मेघालय, मिजोरम, नागालैंड, पंजाब, सिक्किम, तमिलनाडु, त्रिपुरा, उत्तराखंड और पश्चिम बंगाल हैं। सभी नियमित यात्री ट्रेन सेवाएं और लोकल ट्रेन सेवाएं अगले नोटिस तक निलंबित रहेंगी। रेल मंत्रालय ने कहा है कि 230 विशेष ट्रेनें चलती रहेंगी। मुंबई में राज्य सरकार की जरूरत के अनुसार केवल सीमित आधार पर चल रही लोकल ट्रेनें भी चलती रहेंगी। रेलवे ने कहा है कि विशेष ट्रेनों में यात्रियों की संख्या पर नजर रखी जा रही है और आवश्यकता के आधार पर अतिरिक्त विशेष ट्रेनें चलाई जा सकती हैं। इससे पहले रेलवे ने सभी ट्रेन सेवाओं को आज तक के लिए निलंबित किया था। केंद्र सरकार शिक्षा को लेकर लगातार सुधार कर रही है और इसी कड़ी में शिक्षा मंत्री रमेश पोखरियाल निशंक ने वर्चुअल तरीके से वास्तुकला शिक्षा विनियमन 2020 के न्यूनतम मानक लॉन्च किए। उन्होंने कहा कि COA को वास्तुकला के खजाने से प्रेरणा हासिल करनी चाहिए और भारत को फिर विश्व नेता बनाने के लिए वास्तुकला के क्षेत्र में बड़े बदलाव लाने चाहिए। कृषि अनुसंधान के नए पुराने सभी डेटा अब डिजिटली उपलब्ध हो सकेंगे। केंद्रीय कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने कृषि मेघ सहित 3 योजनाओं का उद्घाटन किया। इस मौके पर उन्होंने कहा कि कृषि अनुसंधान परिषद के लिए एक बड़ी उपलब्धि है। इस फैसले को लेकर केंद्रीय मंत्री ने कहा कि कृषि संस्थाओं की मान्यता ऑनलाइन हो सकेगी, साथ ही पारदर्शिता भी रहेगी। जल शक्ति मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत ने सप्ताह भर तक चलने वाले गंदगी मुक्त भारत अभियान के तहत स्वच्छ भारत मिशन अकादमी का शुभारंभ किया। इस मौके पर उन्होंने निःशुल्क IVR आधारित टेलीफोन नंबर डायल करके इस अकादमी का शुभारंभ किया। उन्होंने कहा कि IVR प्रणाली पर आधारित ODF+ पाठ्यक्रम स्वच्छ भारत मिशन के लक्ष्यों को प्राप्त करने में काफी महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा। सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्योग मंत्री नितिन गडकरी ने वस्त्र निर्यात संवर्धन परिषद से कहा है कि वो वस्त्रों के निर्यात को दोगुना करने के लिए जरूरी कदम उठाएं। उन्होंने वैश्विक बाजार के हिसाब से गुणवत्ता बढ़ाने पर और लागत प्रतिस्पर्धा बनाए रखने के लिए तकनीक में सुधार और अनुसंधान की जरूरत पर जोर दिया। वस्त्र निर्यात संवर्धन परिषद और MSME मंत्रालय द्वारा संयुक्त रूप से आयोजित वर्चुअल वर्कशॉप का उद्घाटन वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए करते हुए गडकरी ने कहा कि सरकार ने MSME क्षेत्र को मजबूत करने के लिए लगातार काम कर रही है। भारत और नेपाल के बीच करीब 9 महीने बाद 17 अगस्त को काठमांडू में बातचीत होगी। औपचारिक तौर पर इसका एजेंडा भारत द्वारा नेपाल में चलाए जा रहे प्रोजेक्ट्स की समीक्षा करना है, लेकिन दोनों देश सीमा विवाद समेत कुछ दूसरों मुद्दों पर भी बातचीत कर सकते हैं।
नेपाल की तरफ से विदेश मंत्रालय में सचिव शंकर दास बैरागी शामिल होंगे। भारतीय दल की अगुवाई नेपाल में भारत के राजदूत विनय मोहन क्वात्रा करेंगे। 2016 में नेपाल के तब के प्रधानमंत्री पुष्पकमल दहल और प्रचंड भारत आए थे। दोनों देशों ने आपसी विवाद सुलझाने और सहयोग बढ़ाने के लिए मैकेनिज्म तैयार किया था। 17 अगस्त को इसी मैकेनिज्म के तहत 8वीं बातचीत होगी। कुछ और अहम खबरें। अमेरिकी राष्ट्रपति चुनाव में डेमोक्रेटिक पार्टी की उम्मीदवार जो बिडेन ने कमला हैरिस को उपराष्ट्रपति पद के लिए अपना उम्मीदवार बनाया है। जो बिडेन ने मंगलवार को ट्वीट के जरिए इस बात की जानकारी दी। उन्होंने लिखा कि ये बताते हुए गर्व हो रहा है कि कमला हैरिस को उन्होंने अपना उपराष्ट्रपति पद का उम्मीदवार चुना है। कमला हैरिस का जन्म कैलिफोर्निया में हुआ था। उनके माता पिता प्रवासी थे। उनकी मां का जन्म भारत में हुआ था, जबकि उनके पिता का जन्म जमैका में हुआ था। कमला हैरिस ने हार्वर्ड यूनिवर्सिटी से पढ़ाई की है। और अब बात करेंगे मौसम से जुड़ी खबरों की। बाढ़ और भारी बारिश से देश के कई राज्य बेहाल हैं। मौसम विभाग का अनुमान है कि 12 से 15 अगस्त के दौरान उत्तरी, पश्चिम और मध्य भारत के मैदानी इलाकों में भारी बारिश की संभावना है। बिहार में बाढ़ से स्थिति गंभीर बनी हुई है। राज्य के 16 जिलों की 75 लाख से अधिक की आबादी प्रभावित है। बिहार के बाढ़ प्रभावित इन जिलों में बचाव और राहत कार्य चलाए जाने के लिए एनडीआरएफ और एसडीआरएफ की कुल 33 टीमों की तैनाती की गई है। उत्तर प्रदेश में बाढ़ की स्थिति में थोड़ा सुधार हुआ है। उत्तर प्रदेश में बाढ़ से प्रभावित जिलों की संख्या 19 से घटकर अब 16 हो गई है। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने गोरखपुर जिले में बाढ़ से प्रभावित लोगों को राहत सामग्री प्रदान की। केरल में कई दिनों से लगातार हो रही भारी बारिश में थोड़ी कमी आई है। हालांकि राज्य के कई जिलों में अभी भी येलो अलर्ट जारी किया गया है। केरल के राजमाला जिले के इडुक्की में भूस्खलन से हुई मौतों की संख्या बढ़कर 52 पहुंच गई है। बाढ़ से जूझ रहे दक्षिण एशिया के देशों, खासतौर पर भारत, बांग्लादेश और नेपाल को यूरोपियन यूनियन ने 1.65 मिलियन यूरो की मानवीय सहायता राशि देने का ऐलान किया है। उपराष्ट्रपति के रूप में 3 वर्ष पूरे होने के अवसर पर पुस्तक के प्रकाशन के लिए उपराष्ट्रपति और राज्यसभा के सभापति एम वेंकैया नायडू ने सूचना और प्रसारण मंत्रालय और प्रकाशन विभाग की सराहना की है। इस मौके पर उपराष्ट्रपति एम वेंकैया नायडू ने कहा कि सार्वजनिक जीवन में उन्होंने हमेशा पूरी निष्ठा के साथ संवैधानिक दायित्वों का निर्वहन किया है। राज्यसभा में हाल के कुछ सत्रों में बेहद प्रभावी कामकाज हुआ है और उत्पादकता लगातार काफी ज्यादा रही है। 3 साल के दौरान राज्यसभा के कार्यप्रणाली में सुधार और विविधता लाने के लिए सभापति एम वेंकैया नायडू के निरंतर प्रयास से उच्च सदन में उतार चढ़ाव के बावजूद धीरे धीरे तस्वीर बदलनी शुरू हुई। इस बात का जिक्र करते हुए उपराष्ट्रपति और राज्यसभा के सभापति एम वेंकैया नायडू ने इसे बदलाव की बयार बताया। उपराष्ट्रपति ने सार्थक बहस और रचनात्मक नजरिया अपनाकर संसद और विधानसभाओं को ज्यादा जीवंत बनाने पर जोर दिया। The expectations of the people are very high, and we are House of Elders, so we must set up standards and live up to the expectations of the people. Whatever change was visible in the functioning of the Rajya Sabha, it was an account of understanding shown and cooperation extended by the leaders and members of various parties. I compliment all of them for the same and urge them to do even more. We need to ensure that our parliament and legislatures become more vibrant and robust by raising the standards and qualities of debates, as also by adopting a constructive approach. कॉफी टेबल बुक के विमोचन के मौके पर उपराष्ट्रपति और राज्यसभा के सभापति एम वेंकैया नायडू ने राज्यसभा में 3 साल के कामकाज का भी जिक्र किया। उन्होंने बताया कि उच्च सदन के बीते 8 सत्रों के दौरान कई ऐतिहासिक कानून समेत 93 विधेयक भी पारित हुए, जिनमें से 60 विधेयक यानी 65% पिछले 3 सत्र में पारित हुए हैं। खासकर 249वें और 250वें सत्र की उत्पादकता 100% रही। 60 bills amounting to 65% of the total were passed during the last 3 sessions. This further supports the visible winds of change in the form of improved legislative output. This has to be noted. The functioning of the 8 department-related standing committees of Rajya Sabha has been another area of my concern. I have been sharing the same with the chairman of those committees and leaders of various parties. I am happy to report that the average attendance in the meetings of these committees have for the first time crossed over 50% during 19 and 20. उपराष्ट्रपति एम वेंकैया नायडू ने कहा कि छात्र जीवन से लेकर आज तक वो जन सरोकारों से मार्गदर्शन हासिल करते रहे हैं।
कोविड-19 महामारी का जिक्र करते हुए उपराष्ट्रपति ने कहा कि महामारी के कारण ये साल उनके लिए विशेष कठिन रहा है। उन्होंने कहा कि इस अवधि में भरसक प्रयास रहा है कि विभिन्न भाषाओं के मीडिया में अपने आलेखों के या फिर फेसबुक अथवा सोशल मीडिया के माध्यम से जनसाधारण से निरंतर संवाद कर सकूं। This year has not been easy for me, I must admit it. Then I took a deep breath and reflected on the new reality and summoned the internal reserves to find the way forward. The answer was to stay calm and to reset the mind to define the new normal of life. In essence, the coronavirus-induced confinement kept me more busy and engaged than before. उपराष्ट्रपति ने सभी संबंधित पक्षों से आग्रह किया कि वो एकजुट होकर कोविड-19 महामारी के कारण हुई आर्थिक बाधा को पीछे छोड़कर देश को जरूरी उच्च विकास दर के रास्ते पर बनाए रखें। उन्होंने 2022 तक विभिन्न क्षेत्रों के लिए निर्धारित लक्ष्यों और 2030 तक संयुक्त राष्ट्र के सतत विकास लक्ष्यों को हर तरह से पूरा करने की आवश्यकता पर भी जोर दिया। ब्यूरो रिपोर्ट, राज्यसभा टीवी। उपराष्ट्रपति एम वेंकैया नायडू आज नेताजी इंडियाज इंडिपेंडेंस एंड ब्रिटिश आर्काइव्स पुस्तक का विमोचन करेंगे। इस कार्यक्रम का सीधा प्रसारण आज आप राज्यसभा टीवी पर सुबह 11 बजे से देख सकते हैं। आज अंतर्राष्ट्रीय युवा दिवस है। इस मौके पर उपराष्ट्रपति एम वेंकैया नायडू ने ट्वीट करके कहा कि अंतर्राष्ट्रीय युवा दिवस के अवसर पर विश्व मानवता के भावी नागरिकों से अपेक्षा करता है कि वो एक विश्व में सकारात्मक परिवर्तन के वाहक बने। उन्होंने कहा कि एक शांतिपूर्ण, न्यायपूर्ण और समावेशी विश्व के निर्माण में युवाओं की भूमिका महत्वपूर्ण होगी। भारत एक युवा देश है। हमारे युवाओं ने विश्व में अपनी प्रतिभा और क्षमता का लोहा मनवाया है। समय की मांग है कि आज देश को हर क्षेत्र में आत्मनिर्भर बनाने के लिए आगे आए। नया भारत आपके लिए इनोवेशन और उद्यमिता के नए द्वार खोल रहा है। नए अवसर आपकी प्रतीक्षा कर रहे हैं। उपराष्ट्रपति ने जोर देकर कहा कि देश के युवा अशिक्षा, जात-पात, रूढ़िवाद, लैंगिक भेदभाव, भ्रष्टाचार जैसी सामाजिक कुरीतियों से मुक्त कराकर समाज को नवजीवन दें। उपराष्ट्रपति ने कहा कि आपके सामने हमारे अमर क्रांतिकारियों के अनुकरणीय आदर्श हैं। उनके सपनों का भारत बनाना उनकी स्मृति के प्रति आपका दायित्व है। आज विश्व हाथी दिवस है। 2017 की गणना के मुताबिक भारतीय जंगलों में 29,964 हाथी थे, जो कि दुनिया में एशियाई हाथियों की कुल आबादी का 60% हैं। बढ़ती मानव जनसंख्या और घटते जंगलों ने हाथी और इंसानों को आमने सामने ला खड़ा किया है। केंद्रीय पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्री प्रकाश जावड़ेकर ने मानव और हाथियों के बीच बढ़ते संघर्ष पर लगाम लगाने की जरूरत पर जोर दिया है। आज होने वाले विश्व हाथी दिवस से जुड़े कार्यक्रमों की श्रृंखला में सोमवार को उन्होंने इंसान और हाथियों के बीच संघर्ष कम करने के तौर तरीकों पर आधारित दस्तावेज बेस्ट प्रैक्टिसेस ऑफ ह्यूमन एलिफेंट कॉन्फ्लिक्ट मैनेजमेंट इन इंडिया और एक पोर्टल भी लॉन्च किया। कोरोना के वैश्विक संकट के बीच आज देश भर में जन्माष्टमी का पर्व मनाया जा रहा है। पूरा देश हिंदुओं के आराध्य भगवान श्री कृष्ण के जन्मोत्सव के उल्लास में डूबा है। भगवान कृष्ण का जन्मोत्सव इस बार लगातार 2 दिन 11 और 12 अगस्त को मनाया जा रहा है। मथुरा, वृंदावन, गोवर्धन, बरसाना, नंदगांव, गोकुल, महावन, बलदेव सभी तीर्थ स्थलों के मंदिरों में कोरोना के मद्देनजर सभी नियमों का पालन किया जा रहा है। वहीं इस मौके पर राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, प्रधानमंत्री और लोकसभा अध्यक्ष ने देशवासियों को शुभकामनाएं देते हुए लोगों के मंगल स्वास्थ्य की भी कामना की है। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने लोगों को जन्माष्टमी की शुभकामनाएं देते हुए कोविड-19 के खिलाफ देश की लड़ाई में अग्रिम मोर्चे पर काम कर रहे कोरोना योद्धाओं के प्रयासों की सराहना की। उन्होंने कहा कि भगवान श्री कृष्ण हमें एक ऐसे समाज की स्थापना के लिए प्रेरित करते हैं जो न्यायप्रिय, संवेदनशील और करुणामय हो। उपराष्ट्रपति एम वेंकैया नायडू ने देशवासियों को जन्माष्टमी की शुभकामनाएं देते हुए कहा कि ये दिन आपके और आपके स्वजनों में जीवन में खुशहाली, उल्लास, स्वास्थ्य और समृद्धि लाए। उपराष्ट्रपति ने कहा कि हमारी संस्कृति में श्री कृष्ण पूर्ण पुरुष हैं। योगेश्वर श्री कृष्ण की दिव्य विराटता में तीनों गुणों का योग है। ज्ञान योग, कर्म योग और भक्ति योग उन्हीं की विराटता के आयाम हैं। निष्काम कर्म के अधिष्ठाता देवता श्री कृष्ण आसक्ति और आसक्तता के अंतर में व्याप्त है। श्री कृष्ण के जन्मोत्सव के मौके पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ट्वीट करके देशवासियों को श्री कृष्ण जन्माष्टमी की बधाई दी है। उन्होंने अपने ट्वीट में लिखा कि सभी देशवासियों को जन्माष्टमी की पावन पर्व पर शुभकामनाएं।
लोकसभा अध्यक्ष ने भी देशवासियों को श्री कृष्ण जन्माष्टमी की शुभकामनाएं देते हुए सभी के जीवन को खुशहाली और आरोग्य से समृद्ध करने की प्रार्थना की है। और इसी के साथ फिलहाल सुबह 9 बजे की खबरों में मेरे साथ इतना ही। राज्यसभा टीवी की पूरी टीम की तरफ से आप सभी को श्री कृष्ण जन्माष्टमी की हार्दिक शुभकामनाएं। फिलहाल इजाजत दीजिए और अपना अच्छे से ख्याल रखिए। नमस्कार।